बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम कोविड के ऊपर तो इनिशियली बात करते आए हैं बहुत। जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तब से ही हम बात करते आए हैं किस तरीके से SOPs का ख्याल रखना है, किस तरीके से जो अपने आप को कोविड से बचाना है। इसके अलावा जो कोविड में आपको इन्फेक्शन होता है तो उसमें आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। मैं अभी अपने प्रोग्राम के तवज्जो से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी रिगार्डिंग द कोविड टेस्ट एंड लाइक यू नो के बैकग्राउंड पे क्या चल रहा होता है। रिसेंटली आई एम वर्किंग इन क्रिटिकल केयर यूनिट, सो मेरे साथ थोड़ा इस तरह की लैब्स मेरे सामने आई हैं कि वो कोविड पहले नेगेटिव आता है, पेशेंट 3-4 जगहों से करवाते हैं, मतलब आई डोंट नो कि क्या हो रहा है लैब्स के अंदर। नेगेटिव आता है पर हम दूसरे जब टेस्ट करवाते हैं जैसे LDH है, D डायमर है, फेरेटिन लेवल है, CBC है, जो भी इन्फेक्टिव मार्कर है, CRP है, उसमें जो है वो उनके सारे जो मतलब जो भी इन्फेक्शन मार्कर्स होते हैं काफ़ी रेज आ रहे होते हैं। फिर जब कोई ऑथेंटिक लैब से करवाते हैं तो वो मतलब पॉजिटिव आ जाता है। मतलब ये भी एक तशवीश की बात है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और किस तरीके से लोग मिसगाइड हो रहे हैं। तो ये तो एक क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन मैंने अपने प्रोग्राम की तवज्जो से आपको प्रोवाइड की है। बस दूसरी जानिब जो है डॉक्टर्स के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ कितने मसले मसाइल चल रहे हैं, वायलेंस का वो शिकार हो रहे हैं। आपको पता है कि जो क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जब हम PPEs पहन कर, ग्लासेस पहन के और मास्क पहन के इंट्यूबेशंस कर रहे होते हैं कोविड पेशेंट को बिल्कुल अपने करीब करके, तो हमारे ऊपर क्या गुजर रही होती है, हमारी फैमिली कितनी सफ़र कर रही होती है, ये सब चीज़ें लोगों को नजर नहीं आ रही होती हैं। और जब उनका पेशेंट एक्सपायर होता है तो एंड में जो जितना भी एक होता है प्रॉब्लम जितनी भी आती है वो डॉक्टर्स के ऊपर आती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए एक बहुत क्वेश्चन मार्क। एक तो ऑलरेडी पैंडेमिक चल रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल है किसी को नहीं मालूम कि क्या SOPs होनी चाहिए, किस तरह फॉलो करवानी चाहिए, किस तरीके से हमें जो है अपना ख्याल रखना है, अपने प्यारों का ख्याल रखना है और उसके साथ साथ जो है इकनॉमी को किस तरीके से जो है वो देखना है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा के जानना ज़रूरी भी हैं और इम्प्लीमेंट करवाना भी बहुत ज़रूरी है। आज मैंने अपने प्रोग्राम में जिन मौजूद मेहमानों को इन्वाइट किया है उनकी स्पेशलिटीज़ मतलब इस तरह की हैं कि आपको बहुत फ़ायदा होगा बिकॉज उनका जो बैकग्राउंड है वो एक तो पॉलिटिकल लीडर है, दूसरा जो है वो एक बहुत बड़े इदारे की जो है वो प्रोफेसर हैं, पब्लिक हेल्थ उनकी स्पेशलिटी है, उन्होंने क्लिनिकल साइड पे भी काम किया है, इसके साथ साथ जो इदारों की हेड भी रही हैं। और इसके अलावा अभी जो है इनका रिसेंटली जो है वो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की चेयर हैं और मतलब पब्लिक हेल्थ में जो है वो मतलब उनका एक नाम है, यानी पाकिस्तान के अंदर कोई कम लोग हैं ऐसे जिनकी जो स्पेशलिटीज़ पब्लिक हेल्थ के अंदर है, उनमें से हैं। मैं आपको ज़रूर मेहमान से मिलवाऊंगी। और उसके साथ साथ जो है मेरे साथ अभी जो पॉलिटिकल लीडर मौजूद हैं वो MPA हैं, बाय प्रोफेशन ही इज़ इंजीनियर और सूबाई असम्बली के भी मेंबर हैं और बहुत मेहनती, बहुत हार्डवर्किंग नौजवान है। मेरे साथ प्रोग्राम में अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ, अली खुर्शीदी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम एंड डॉक्टर लुबना। अस्सलाम वालेकुम मैम इन द प्रोग्राम। और इसके साथ साथ हमारे साथ एक प्रोग्राम में एक और स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं, अनवर शेख साहब जो ईसा लेबॉर्ट्री के हेड हैं, मतलब एक जोन के हेड हैं और उसके साथ साथ जो वो काफ़ी काम कर रहे हैं लैब्स के ऊपर भी, कोविड टेस्टिंग के ऊपर भी। अस्सलाम वालेकुम अनवर शेख साहब, कैसे हैं आप? मैं अपने मेहमानों को बहुत शुक्रिया अदा करूंगी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैम थैंक यू सो मच, आप अपने कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ आज प्रोग्राम में शरीक हुई हैं। और साथ साथ मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। एक तो वायलेंस के ऊपर बात करेंगे कि जिस तरीके से हम लोग अभी पैंडमिक में अपनी जानों पे खेल के लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी जो जितनी भी लाइक कि इतना क्रिटिकल होता है कोविड का पेशेंट, तो और जब वायलेंस हो रहा है इसके लिए आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या कहेंगे, क्या रिमार्क्स हैं आपके? जी फलक, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो शुक्रिया आपके चैनल का कि आप लोगों ने कि बहुत ही अहम टॉपिक है जिसको आप लोग टैकल करना चाह रहे हैं। ऐसा है कि जो वायलेंस है हेल्थ केयर स्टाफ के ऊपर, ये सिर्फ डॉक्टर्स पे नहीं है बल्कि हर हेल्थ केयर स्टाफ पर है। और ये अब से नहीं है, कोविड से पहले भी था। कोविड से पहले भी हम लोगों ने स्टडीज़ की, नेशनल और लोकल कराची की और पूरे पाकिस्तान की भी, तो हमें ये पता चला तकरीबन 50 से 60% लोग ऐसे हैं हेल्थ केयर में जिसमें नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, आपके
एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, एम्बुलेंस स्टाफ है, कि ये सब के सब शिकार होते हैं आपका वायलेंस का, जो कि लोगों की थ्रेट्स होते हैं, वर्बल अब्यूज है, मारपीट है, तोड़फोड़ कर दे। हुआ ये कि जब कोविड आया तो कोविड अपने साथ बहुत सी जिसे कहते हैं ना अफवाहें भी लेकर आया कि ये ज़बरदस्ती अस्पताल में कोविड पॉजिटिव बता दिया जाता है और पता नहीं अस्पताल वालों को कितने डॉलर मिल जाते हैं, जो कि सब बेबुनियाद और गलत बातें थीं। उसके बाद क्या होता था कि लोग अपना मरीज जब लाते थे तो वो ये समझते थे कि अगर हमने दाखिल कर दिया या डॉक्टर ने कह दिया कोविड है, इनको हमने दाखिल करना है, अस्पताल को पैसे मिलने वाले हैं, और वो अब्यूज़ बढ़ जाता था। फिर इसी तरह जब डॉक्टर्स उन्हें बताते थे कि भाई आपके मरीज को ये बीमारी है, आपने दूर रहना है, आपने अपना ख्याल नहीं रखना, आप इनके साथ कोई रह नहीं सकता, इनको आइसोलेशन यूनिट में रखना है, तो दोबारा से लोग मजीद वायलेंट हो जाते थे। और बहुत अस्पतालों में तोड़फोड़ हुई है। जिना अस्पताल का कोविड यूनिट तोड़ दिया गया, लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में बहुत तोड़फोड़ हुई, और हर अस्पताल में तोड़फोड़ हुई। मैं तो उन चंद मिसालों की बात कर रही हूँ जो मीडिया पे आ गई, टीवी पे आ गई, तो लोगों का वायलेंस बढ़ गया। एक तो देखिए स्ट्रेस तो था ही था, लाइक हर शख्स हम में से स्ट्रेस था, हम मतलब पैरानोइया हो गया था, मुझे भी है, सब लोगों को है कि कहीं हमें लग ना जाए, क्योंकि ये जो कोविड-19 का जो वायरस है ये इस तरह अटैक कर रहा है डिफरेंशियली कि किसी को तो कोई सिम्टम्स नहीं है। एक अभी रिसेंटली स्टडी कंप्लीट हुई है कराची में, जिसमें पता चला है कि 95% लोग इस वक्त शहर में ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव है मगर उनको कोई साइन सिम्टम्स नहीं है। कि अगर 100 लोगों को कोरोना लगा है तो उसमें से 5% को तो साइंस आएंगे, 95% को साइंस नहीं होंगे। मतलब उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है, अल्लाह का करम है, उनका जेनेटिक मेकअप ऐसा है, और कोई और वजूहात हो सकती हैं, लेकिन डेफिनेटली वो वजूहात सना मक्खी वगैरह बिल्कुल नहीं है, वो दूसरी वजूहात है, वो भी एक गलत अफवाहें चल रही थी। तो वो जो 95% लोग हैं वो हम में आप में मौजूद हैं। बिल्कुल। और आप किसी के साथ लिफ्ट में चढ़े, उन लिफ्ट वाले ने तो मास्क नहीं पहना हुआ, वो हो सकता है पॉजिटिव हो, उसने तो बिना टेस्ट भी नहीं कराया हुआ है, आपको तो लग गया। और अगर आपकी इम्यूनिटी उस लेवल की नहीं है और आपको सिवियर साइन सिम्टम्स हो गए, तो कोरोना से कल भी तकरीबन 60 अमवात हुई हैं, और बीच में 100 तक गया है ये नंबर, और अमवात हो जाएंगी, कोई सीरियस हो जाएगा, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। और फिर जब लंग्स पे इफेक्ट होता है कोरोना का, तो वो इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो इफेक्ट काफ़ी हद तक रिवर्ट नहीं होता है, तो आप जिंदगी भर के लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, आपके लंग्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। सो आपको एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सारी जो स्ट्रेस लेवल की चीज़ें थी, इससे हुआ ये कि लोगों ने ये सोच लिया, एक तो हमारे मुल्क में जनरली वायलेंस बढ़ गया, हर शख्स सड़क के ऊपर, हर शख्स को इतनी जल्दी होती है, वो समझते हैं कि शायद ये जान बचाने जा रहे हैं, चाहे आगे जाके बंदर का तमाशा देख रहे हो। एवरीबडी इज फास्ट ऑन द रोड, इधर से इधर घूम के जा रहे हैं। लेकिन जब अस्पताल पहुंचते हैं और वहां पे वो स्ट्रेस लेवल इनका बढ़ा हुआ होता है, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर हमें नहीं देख रहा, चलो मारपीट करो, नर्स को मारपीट करो। और सबसे पहले मारपीट शुरू होती है गार्ड से, कि वो बेचारे गरीब लोग होते हैं कंपैरेटिवली, उनका वो पर्सोना नहीं होता जो कि एक नर्स का होगा, जो एक डॉक्टर का होगा, फिर उनकी मारपीट शुरू होती है। और उससे पहले सबसे ज़्यादा जो हमारी तहकीक में आया, लोकल में भी नेशनल में भी, सबसे ज़्यादा जो मारपीट और वायलेंस होता है वो एम्बुलेंस ड्राइवर्स के खिलाफ होता है। तो मैक्सिमम जो वायलेंस है वो बेचारे फेस करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट कुछ एम्बुलेंसेस के, सारी एम्बुलेंस सर्विसेज में कोई इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन नहीं होता, वो ड्राइवर्स हैं, उनको मरीज को बचाना नहीं आता। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपके पास सूबाई असम्बली के मेंबर मौजूद हैं, ये इन लोगों का काम है, हमारे कौमी नुमाइंदों का काम है कि ये इंश्योर करें, एम्बुलेंस सर्विसेज को रेगुलेट करें, इंश्योर करें कि हर एम्बुलेंस सर्विस पे एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होना मस्ट है, जो कि प्री हॉस्पिटल केयर में ट्रेंड हो, ताकि हम बहुत सी डिसेबिलिटीज बचा सकें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जी सर, आपकी तरफ आऊँगी। आपसे यही सवाल है कि जिस तरीके से मैम ने सारी चीज़ें बताई और सारे जो फ्लॉज हैं हमारे बताए, कि किस तरीके से हम लोग अपनी पानी आप समझ लें कि वो लगा देता है एजुकेशन पर, उसके बाद जब उसको मार पीट किया जाए या उसको
अब्यूज किया जाए तो क्या उसका लाइक मेंटली तौर पे उसको क्या फील होगा? क्या आप समझते हैं कि ये मुल्क ऐसा है कि जहां हम आराम से जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकें, या हमें जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी हमारे लिए जिस चीज़ के लिए हम डिजर्व करते हैं वो मिलती है या नहीं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और थोड़ा सा मैं तस्दीक कर दूं, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वी आर इन द पोजीशन। ओके। बहरहाल जो इशू है ये अपार्ट फ्रॉम के क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या अपोजिशन का रोल है, और बहैसियत माशरती ये जो इश्यूज हैं, जैसे मैडम ने हाईलाइट किया कि तशद्दुद का इशू है, पैरामेडिक स्टाफ हो जाए, चाहे वो डॉक्टर्स हो जाए, स्टार्ट करें जैसे गार्ड से शुरू हो जाए और फिर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को आप जो है वो चीज़ें इस तरह कर देते हैं। फ्रस्ट्रेशन का मसला है, ये मसला फिर मैं दोबारा कहूँगा माशरती मसला है, ठीक है। इट्स नॉट कि स्पेसिफिकली सिर्फ हॉस्पिटल्स में ये काम हो रहा है। आप यकीन कीजिए, आप रोड पे चले जाएं, जैसे अभी मैम ने एग्जांपल भी दी, आपको हर जगह जो है वो फ्रस्ट्रेशन नज़र आएगी। क्यों होता है, किस लिए होता है? इसमें माशरे की जो नॉर्म्स को बेहतर करने के लिए जो किरदार अदा करना चाहिए हुकूमतों का, अनफॉर्चुनेटली वो किरदार जो है वो हुकूमत उस अंदाज से अदा नहीं कर सकी। इसी वजह कर ये सारी सिचुएशन, खासकर ये जो कोविड की पेंडेमिक जो वबाई सूरत हाल थी कोविड की, जो अभी तक हम कैरी कर रहे हैं, और शायद इंटेंसिटी उसकी दोबारा बढ़ गई है। इन तमाम में राइट फ्रॉम द जब स्टार्ट हुआ कोविड की, यहाँ पे डायग्नोज हुए लोगों को, और फिर गवर्नमेंट साइड से जो चीज़ें की गई और फिर आवाम ने भी उसको जो है किस अंदाज से लिया। एक तो हम लोग ये जहाँ पे बात आ जाती है ना बीमारी की और वबा की, तो हम लोगों के पास, मैं एक एज अ लेमैन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ होता है कि यार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, उसकी इंटेंसिटी को नहीं देखते, उसके जो असरात आने उसको नहीं देखते, हम जो है वो कि हमें कुछ नहीं होगा, हम वो काम करना शुरू कर देते। बट एज द टाइम गोज, यहाँ पे सूरत हाल फिर भी मैं समझता हूँ, मेरा ज़ाती तज्जिया ये है कि बेहतर हुई है कि यहाँ पे लोग मास्क शायद 6-8 महीना पहले जितने लोग नहीं लगाते होंगे इस बीमारी को कैरी करने, मतलब जो एक चीज़ हमें पता है कि बीमारी है यहाँ पे, इसमें तो कोई कलाम नहीं है। इनिशियली एक बहुत सारे इशूज हुए थे, जैसे मैडम ने भी बताया कि वो मानने को तैयार नहीं है कि ये है भी या नहीं, ये सब दीगर चीज़ें मामलात हैं। मगर बहरहाल उस वक्त से लेकर आज की अगर मैं बात करूं तो लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है, लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग अवॉइड कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही है। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीथिंग इज परफेक्ट वाली सिचुएशन तो शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और हम जैसे हमारा जैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री कि जहाँ पे जो एक गरीब इंसान है उसको कमाने के लिए निकलना ही है बाहर, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो उसके घर में रात को खाना नहीं बनेगा। ऐसी सिचुएशन में हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इकोनॉमी को भी सामने रखा जाए। यहाँ जो इन्फ्लेशन की रेट मुसलसल बढ़ रही है पिछले 2 सालों से, उसको भी देखना चाहिए। मरकजी और सूबाई दोनों हुकूमत को मैं बात करूंगा, और इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल रख के बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक ऐसा इशू है जो कि तमाम लोगों से पर्टेन करता है कि जिसकी जो गलती है उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। इकोनॉमी आपको बेहतर करनी है, साथ साथ ये जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला इशू है, जो SOPs बनाए गए उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आवाम की भी जिम्मेदारी है, हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है। पर सर आवाम तो नहीं करती ना। अगर देखें वो तो फ्रॉम द डे ऑफ फर्स्ट, पहले जब स्टार्टिंग में हमें बताया गया था, बहुत ज़्यादा मीडिया पर चला है। इनिशियली तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया था लोगों पर। लॉकडाउन जिस तरीके से लगा था वो मुझे अभी भी याद है कि बिल्कुल ही हमें अलाउ नहीं होता था। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अपना कार्ड दिखाते थे तो मतलब ड्राइवर को इजाज़त होती थी कि आप आगे जाएं। बट अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आवाम को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, पर हमारे यहाँ पर आवाम ऐसी है कि जब तक उनको प्रेशराइज ना किया जाए, या जब तक उनको बहुत ज्यादा इस तरीके से कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा अगर फाइन लगा दिया जाए तब जाके वो मानते हैं। इसमें देखिए 2 इश्यूज है। एक आपको आवाम की तरफ से भी आके जो उनका एंगल है, एक देखें हमारा मुल्क जो है वो तरक्की वजीर मुल्क है, ठीक है ना, अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। यहाँ पर दिहाड़ीदार तबका बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। दिहाड़ीदार तबका क्या कर रहा होता है कि वो रोजाना खा रहा होता है, रोजाना कमा रहा होता है, ठीक है, कमाता है तो खाता है। लॉकडाउन की जो सिचुएशन डेवलप हुई थी उसमें कुछ अरसे तक तो ये आपने बजोर ताकत स्टेट ने ये चीज को मेंटेन कर दिया, उससे हुआ ये कि नंबर्स ड्रॉप डाउन हुए, ठीक है। बट उसका दूसरा एंगल ये है
कि वो शख्स जो डेली कमा रहा था उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक वालिद है, उसके 4 बच्चे हैं और एक बीवी है। उसके पास जब घर पे खाने को नहीं रहा तो हुकूमत की उस वक्त जिम्मेदारी बनती थी कि उनको मैनेज किया जाए, उनको इस अंदाज से जो चीज़ें हैं प्रोवाइड की जानी चाहिए, चाहे वो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो दीगर लवाजमात हो। मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, मैं दोनों की बात करूंगा, उस अंदाज से शायद उनको मैनेज नहीं किया जा सका। ऑल्दो के वो एहसास प्रोग्राम आया वफाक की तरफ से, सिंध हुकूमत ने जो है वो राशन बेचे, बहरहाल उसकी लिस्टें वो सिंध हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब मांगी थी तो पता नहीं किन फरिश्तों को जाके उन्होंने राशन दिया था, वो एक अलग बहस है, सियासी बहस है। मगर इसके बावजूद भी दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप टोटली हुकूमत को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते कि नहीं जी उनकी वजह से ये जो सिचुएशन है और ख़राब होती जा रही है। आवाम की तरफ से भी आप ये नहीं कह सकते। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि 6 महीना पहले जो आवाम जिस अंदाज से चीज़ों को कैरी कर रही थी, आज वो आज का जो एज ऑफ टुडे सिचुएशन इज फार मोर बेटर कि आवाम जो है वो एसओपीज को अगर 100% कंप्लाई नहीं कर रहे तो कम से कम लोग मास्क पहन रहे। एक रिक्शे वाला है वो मास्क पहन रहा है, ठीक है, और वो अपने जब पैसेंजर को बिठाता है, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि 100% ऐसी चीज़ें हैं। यकीनन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारे पास तो ट्रांसपोर्ट ही अवेलेबल नहीं है तो फिर ये वाली सिचुएशन तो होनी है, बट फिर भी सूरत हाल बेहतर है। हुकूमत की जानिब से जो कोशिशें और काविशें की जानी चाहिए थी, वो मेरा ख्याल है कि उसमें वो ट्रू इम्प्लीमेंटेशन, आपकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। यहाँ सारी चीज़ें उठा के सरकार जो है वो ब्यूरोक्रेसी पे डाल देती है, और ब्यूरोक्रेसी का पब्लिक में कितना इंटरेस्ट रहता है वो सब जानते हैं। अवामी नुमाइंदों की जो किरदार है उसको बिल्कुल माइनस किया गया एक जमहूरी हुकूमतों में। तो ये एक सवालिया निशान है हम सबके लिए, नॉट जस्ट इन सिंध, पूरे पाकिस्तान की बात है, और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इसको दोबारा नहीं करेंगे तो ये वबा फिर फैलेगी और खुदा ना खासा ये जानलेवा साबित हो सकती है। सब जानते हैं, लोग अब बात हो रही है, तो आपको ख्याल करना होगा, वरना फिर कुछ नंबर जो है वो दोबारा बढ़ने शुरू हो जाएंगे और हम उसी जगह बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन पे आ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपकी इस बात को कंटिन्यू भी करेंगे और हेल्थ सिस्टम पर भी मैम से बात करूंगी। पर मैं अनवर साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ सर, जिस तरीके से मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया कि बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं जो गलत रिपोर्टिंग बना के दे रही होती हैं, या मतलब सही नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव वाला मसला आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि ईसा लेबॉर्ट्री तो एक ऑथेंटिक लैब है और उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी कि अभी तो आप लोगों के ट्रेवल एजेंसीज वगैरह में भी जो है वो जो है मतलब कि एक्सेप्ट होने लगे हैं। तो इसके लिए हम आपसे पूरा डिटेल में पूछेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लैब्स क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, किसी जगह से पॉजिटिव आ रहा है, उसके लिए क्या इक्विपमेंट्स ठीक नहीं यूज़ किए जा रहे हैं या टेक्नीशियंस को टेस्ट करना नहीं आ रहा। पर एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे टेस्ट की कि अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो क्या करना चाहिए। मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया था कि कुछ लैब्स हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। हम लोग तो जब भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं हॉस्पिटल में, तो हम इंतज़ार करते ही नहीं है पीसीआर रिपोर्ट क्या आएगी। हम तो फैट लेवल पर LDH और D डायमर ये आपकी लैब से आती हैं, उसी पर हम अंदाज़ा लेते हैं कि हो सकता है कि ये कोविड का ही पेशेंट हो। और दूसरी जानब जो है वो चेस्ट एक्सरे जो होता है उसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आ रही होती है कोविड के पेशेंट की। तो ये सारे जो मार्कर्स होते हैं उसमें आपको क्लियरली पता चल जाता है कि ये आया कि एक्सरे जो है वो कोविड का है। और दूसरे अगर और इन्फेक्शन होते हैं, अगर आप निमोनिया है या आपका TB है, उसमें बिल्कुल अलग पिक्चर आ रही होती है पेशेंट की। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा होता है कोविड के पेशेंट को, और सडनली जो है वो सैचुरेशन ड्रॉप हो रही होती है, आपकी ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो बहुत सडनली डिटोरिएट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैं इसलिए अपने प्रोग्राम के तवज्जो से बता रही हूँ कि जो भी आम शख्स हैं जिनके पास कोई डॉक्टर फैमिली में नहीं है या कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर उनकी फैमिली में नहीं है, तो वो अंदाज़ा लगा लें कि खुदा न खास इनको कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं, पर अगर का PCR नेगेटिव आ रहा है तो हो सकता है कि वो फॉल्स नेगेटिव हो। जी अनवर साहब, इसके बारे में बताइएगा जरा। जी मैडम, जो आपने सवाल किया ना कि मुख्तलिफ लैब्स जो है वो मुख्तलिफ रिपोर्ट दे रही हैं, कहीं से नेगेटिव आ रही है, कहीं से पॉजिटिव आ रही है, तो इस पर डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है लैब्स में ना, कौन से किन इंस्ट्रूमेंट्स पे काम हो रहा है, किन किट्स पे काम हो रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ किट्स होती हैं, उनकी एक्यूरेसी मुख्तलिफ हो सकती है।
हो सकता है कुछ वो सस्ती किट्स इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें इतना अच्छा जो बिल्कुल यही पॉइंट मैं बताना चाह रही थी कि ये जो बहुत सारी लैब्स स्टार्ट हो गई हैं, बहुत सारे लोग कोविड का टेस्ट करने लग गए। इसके लिए मैं आपसे बात करूंगी कि किस तरीके से इसकी परमिशन मिल गई है। इसके अलावा जो आपकी जो टेक्निकल टीम है उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है, कौन उसको चला रहा है आपके लैब को। मैं क्योंकि अपनी ईसा लैब के हवाले से बात कर सकता हूँ, तो ईसा लैब में हमारे पास जो वो तमाम डॉक्टर्स हैं, तीनों शिफ्ट्स में हमारे मौजूद हैं, जो कि रिजल्ट्स को चेक कर रहे होते हैं। टेक्नीशियन लगाते हैं और डॉक्टर्स को हमारे चेक करते हैं। फिर डॉक्टर फरहान ईसा जो हमारे वो खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, तो वो खुद तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। और इसमें जो नेगेटिव पॉजिटिव की आपने बात की मैडम, इसमें ये कि सैंपल कलेक्शन पे भी डिपेंड करता है। आपका जो फ्लेबोटमिस्ट है जो सैंपल कलेक्ट कर रहा है, क्या वो ट्रेंड है कि उसको अंदाज़ा है कि किस तरह से कलेक्शन करनी है। हो सकता है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट हो, लेकिन उसकी जो कलेक्शन हुई है वो कलेक्शन ही प्रॉपर नहीं हुई हो, तो उसमें जो है वो डायरेक्ट नहीं हो सकता। पेशेंट लाजमी बात है पॉजिटिव होगा और रिपोर्ट आपने टेस्ट भी करवाया, रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। जी जी बिल्कुल, नेजल स्वाब के थ्रू करते हैं। उसमें जो है वो क्या मतलब टेक्निक्स आप बता सकते हैं जरा हमारे व्यूवर्स को, ताकि वो थोड़ा जो डर रहे हैं करवाने से उनको भी थोड़ा वो के कुछ लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा डेप्थ कर देंगे तो ब्रेन तक ना चला जाए। नहीं, ब्रेन तक तो देखा नहीं जाता। इसमें डेप्थ तो जब तक नहीं करेंगे, अंदर तक उसका जो स्वाब अंदर तक नहीं जाएगा, उस वक्त तक कलेक्शन नहीं होगी प्रॉपर। तो ये जरूरी है कि प्रॉपर कलेक्शन होना बहुत जरूरी है, ताकि जो आपका जो है सैंपल है वो उसमें जो इन्फेक्शन अगर मौजूद है तो वो उसमें जो है कलेक्ट हो जाए और वो डिटेक्ट हो। अगर आप जो है वो आप ये देखते हैं कि भाई कोई आपको कलेक्ट कर रहा है और वो प्रॉपर आपने उसने जो है ना वो स्वाब को अंदर तक नहीं लेकर गया और ऊपर से ही घुमा दिया, तो वो जो है आपका सैंपल ही कलेक्ट नहीं होगा, तो वो लाजमी बात है डिटेक्ट भी नहीं हो पाएगा। आप हो सकता है कि आप पॉजिटिव हो लेकिन वो डिटेक्ट नहीं होगा। तो हमारे यहाँ जो प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, जो जितना भी स्टाफ हमारा जो कलेक्शन कर रहा है इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, सबको बताया गया कि किस तरह से सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल तो यही बात कलेक्ट करवाते वक्त लोग इस चीज का ख्याल रखें, इससे हेजिटेट ना हो कि जो है ना वो अंदर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए थोड़ी सी एक वो तो फील तो होगी ना, कोई चीज अगर आपके नाक में अंदर जा रही है या आपके हलक से कोई सैंपल लिया जा रहा है, तो एक फीलिंग तो होगी कि थोड़ी सी। वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपकी बेहतरी के लिए होता है, आपकी बेहतरी के लिए होता है। एग्जैक्टली मैं एक बात क्या कहना चाह रही थी कि सिर्फ नाक से नहीं लिया जा सकता, ये नेरोफेरिंजियल वॉल से लेना होता है सैंपल, और वो मुंह से भी ले सकते हैं, नाक से भी ले सकते हैं, और बहुत सी जगह बाहर 2 सैंपल्स लिए जाते हैं, आइडियली एक नाक से और मुंह से। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप सिम्टम्स पे जाएं, क्योंकि ये टेस्ट 100% सेंसिटिव नहीं है। 2 चीजें होती हैं टेस्ट की, एक सेंसिटिविटी होती है, एक स्पेसिफिसिटी होती है। तो ये कोई भी टेस्ट नहीं होता, तो इसमें बहुत से फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं। ये सच है कि PCR हैज द हाईएस्ट सेंसिटिविटी, इट्स प्रॉब्ली क्लोज टू 97 to 98%। इसका मतलब है कि अगर 100 टेस्ट हुए तो उसमें से 2 ऐसे हो सकते हैं कि जो पॉजिटिव हो मगर वो नेगेटिव आएंगे, उनको हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। तो काम ये होता है जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनका, कि वो ये सिम्टम्स पे ज्यादा गौर करें। प्लस आपका चेस्ट एक्सरे है, आप CT कराएं, उससे आपको बाकी रिपोर्ट्स भी देखें, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। सो ये सिर्फ कहना कि एक लैब खराब है, इसका नेगेटिव आ गया, वो लैब खराब है, उसका सही आ गया, गलत आ गया, यू हैव टू लुक एट द सिम्टम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और इसके सिम्टम्स अब इतने वेरीड हैं, पहले ये होता था कि सिर्फ लंग के सिम्टम्स हैं, आपका डायरिया है, इससे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, और ये सारी चीजें इससे हो रही हैं, कंफ्यूजन्स हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रही है, बॉडी एक्स हो रहे हैं, इट कैन अटैक द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट कैन अफेक्ट द ब्रेन एज वेल। सो कहीं भी कोई भी चीज आपका हिस्सा मुतासिर हो सकता है। साइन सिम्टम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रूशियल थिंग कि आपने उनको सबसे पहले देखना है। ये मेडिसिन में हम यही पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आपने साइन सिम्टम्स देखना है। अब वो भी टाइम चेंज हो गया, अब जो नए ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं वो ज्यादातर बहुत रिलाय करते हैं लैब पे। हम लोगों के ज़माने में आई थिंक, और हमारे ज़माने के भी जो लोग हैं और जो बाकी डॉक्टर्स हैं जो अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, विद प्रैक्टिस यू नो कि आपने अपने दिमाग में कुछ स्क्रिप्ट्स बनाए हुए होते हैं कि आपको पता होता है कि ये वाले साइन सिम्टम्स हैं, यू कैन बी 100% श्योर। हमारे एक प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर रब, ही वाज द फादर ऑफ, नोन टू बी द फादर ऑफ मेडिसिन इन पाकिस्तान। उनका ये था कि वो पेशेंट को हाथ लगाते थे और ये बता देते थे कि इस पेशेंट को क्या बीमारी है। एंड 100% ऑफ द टाइम आई वुड से, वेल, बिकॉज आई रियली एडमायर्ड हिम, बट 99% ऑफ द टाइम ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। वो देख के पेशेंट को एग्जामिन करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेशेंट को एग्जामिन करें, साइन सिम्टम्स के ऊपर गौर करें, डॉक्टर्स को दिखाएं, रेलेवेंट डॉक्टर्स को दिखाएं,
और उसके बाद इलाज उस लाइंस पर करें। बिल्कुल, टेस्ट बिल्कुल पर सही। 100% रिलायंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यही इसी वजह से जो है वो पेशेंट्स भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि Yeah. वो वेट कर रहे होते हैं कि हम तो नेगेटिव हैं और अब हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो है वो इतना बुरे तरीके से लंग्स खराब हो जाते हैं और इतना ज्यादा सिवियरिटी बढ़ जाती है कि वो क्रोनिक में चला जाता है और फिर रिवर्स करना, क्योंकि जब एक बार लंग्स डैमेज हो जाते हैं तो उसको रिवर्स करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैम, हेल्थ सिस्टम के ऊपर क्या बात कहेंगी आप, बिकॉज जिस तरीके से आप पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं और यानी कि जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट को क्यों सामने नहीं लाया जाता, क्यों उन लोगों से जो है इस तरीके से नहीं सवालात किए जाते गवर्नमेंट लेवल पर? जी थैंक यू फलक, आप बहुत ही इतना लोडेड किस्म का सवाल है। मसला ये है कि पूरे पाकिस्तान में देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन रिसर्चर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। जब तक ये डिस्कनेक्ट खत्म नहीं होगा, और ये सिर्फ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ नहीं है, हर एक के साथ है, फाइनेंसेस में भी है, इंजीनियरिंग में है, यू नेम इट, हर चीज में ये है कि आप जो रिसर्चर्स हैं, जो रेलेवेंट रिसर्चर्स हैं, वो कभी भी उनको कंसल्ट नहीं किया जाता है। पॉलिसी मेकर्स कोई और लोग होते हैं, वो अपने आइवरी टावर्स में बैठे होते हैं, वहाँ बैठ के वो फैसले करते हैं, वो पॉलिसीज बनाते हैं, और जो बाकी लोग होते हैं जो ग्राउंड रियलिटीज से वाकिफ होते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी जिंदगियां गुजारी होती हैं, जिनको अब जब से मैं अपनी फील्ड की बात करूं, पब्लिक हेल्थ में मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। मैंने कच्ची आबादियों में काम किया हुआ है, इंटीरियर सिंध में बहुत काम किया हुआ है, सो मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मेरे जैसे बेशुमार पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं जिनको मुझसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैंने ये देखा कि जब पॉलिसीज़ बनती हैं, मैं तो शुरू से देखती आ रही हूँ, जब भी पॉलिसीज़ बनती हैं मेरा ख्याल है डेटा देखा भी नहीं जाता है। और हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारी भी गलती है। मैं क्या करती हूँ, मैंने तो 100 पेपर छाप दिए, मैं अपना डेटा जमा करती हूँ, पेपर लिखती हूँ, छाप देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि इंटरनेशनल में कम, लोकल में कोशिश होती है कि छापूं ज़्यादा। ऑफ कोर्स मगर मैं बाहर ज़्यादा छापना पसंद करती हूँ, मुझे इम्पैक्ट फैक्टर मिलता है। प्रोफेसोरियल ट्रैक में ये एक हमारी ख्वाहिश होती है कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में छपे, लेकिन फिर भी आपने वो छाप दिया। कितने आपके ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, कितने ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी बैठ के बनाते हैं, जो कि साइंटिफिक जर्नल्स पढ़ते हैं, चाहे वो साइंटिफिक जर्नल मेडिसिन का हो, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे इंजीनियर का हो, कॉमर्स का हो, सिटी प्लानिंग का हो, कौन पढ़ता है, लॉ का हो, कितने पॉलिसी मेकर्स वो जर्नल पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। सो आइडियली बाहर दुनिया में तरक्की याफ्ता मुमालिक में इन्होंने भी बाहर काम किया है, मैंने बहुत अरसे बाहर काम किया है डिफरेंट लेवल्स पर। जब भी कोई रेलेवेंट फील्ड का बंदा होता था, पॉलिसी मेकर्स बेशक उनके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं बाहर मुल्कों में, लेकिन हमेशा जो रेलेवेंट बंदा होता था, एक एकेडमिशियन, रिसर्चर, वो शामिल होता था, बट रेलेवेंट। ऐसा नहीं होता था कि आपका यूरोलॉजिस्ट जो है वो बैठ के पब्लिक हेल्थ की पॉलिसीज बना रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा होता है, और ये नेशनल लेवल पर होता है कि आपके रेलेवेंट बंदे नहीं होते हैं। आपकी कितनी ऐसी काउंसिल्स हैं, मैं यहाँ पे उसकी भी बात करूँगी। हमारी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है जो नई बन गई है, पहले पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल थी। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल, जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल बनी है, उसमें कितने रेलेवेंट लोग हैं, आगे मेरी राय महफूज है। बिल्कुल सर, इसके बारे में क्या बात करेंगे? ये बिटर रियलिटी है, इसमें कोई कलाम नहीं है, और ये चीज़ें नॉट जस्ट मतलब कन्फाइंड नहीं हुई सूबे पे, ये पूरे मुल्क का अलमी है। और ये पॉलिटिकल लीडरशिप को ख़ास तौर पे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स, कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ जो डायरेक्टली रिलेट टू पब्लिक है, मिसाल के तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये आपके बैकबोन है, आपके जो पूरा हायरार्की है मिनिस्ट्रीज की। देखा भी होगा कि ये कुछ जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो पब्लिक, ये हमेशा शहीदों का अलॉट होता है। ये एक बिटर रियलिटी है, और सिर्फ ऐसे हुकूमत की बात नहीं है, 70 साल चले जाइए ऐसे ही। इसको चेंज करना होगा, चेंज नहीं होगी चीज़ें तो ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी। मिसाल के तौर पे एक जो मेडिकल रिलेटेड कोई इशू है, उसमें आपने किसी इंजीनियर को लगाया हुआ है, या प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में
एक इकोनॉमिस्ट का काम है कि वो चीज़ों के जो है प्रोज एंड कॉन्स को देखे, बजाय इसके कि वो ये देख रहा है वो बैठ के जो है वो पीसीओ के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को वेरीफाई कर रहा है। तो ये एक अलमिया है, ये हर जगह ये मौजूद है, ये प्रॉब्लम है हर जगह, इसको एड्रेस करना होगा, आज नहीं तो नियर फ्यूचर में करना होगा, क्योंकि इस तरह चल नहीं सकता। कैसा चल रहा है वो आप लोगों के सामने, हम सबके सामने, हम सबके लिए ये सवाल है। जो सियासी बरादरी है उसको ये चीज़ देखनी होगी कि क्या इसी तरह कैरी करते रहेंगी चीज़ें। हेल्थ की सिचुएशन सूबे में आपके सामने, मुल्क में भी आपके सामने क्या है, पहले कैसा था, अब कैसा हो गया, आइंदा कैसा होगा, उसकी भी प्रेडिक्शन चीज़ें तो मौजूद है ना। इसी तरह एजुकेशन सिस्टम है। तो पर सर मेरे ख्याल से यहाँ पर एक चीज जो आती है वो बायसनेस की आती है बिल्कुल है, वो उसमें फेवरेटिज्म है पॉलिटिकल, नहीं हर फील्ड में बायसनेस तो हर जगह होता है ना कि वो, बट उसमें आपको थोड़ा सा वाइजली ये सोचना पड़ता है कि मेडिकल की फील्ड में अगर किसी अपने दोस्त को मैनेज करना है तो वो मेडिकल वाले ही दोस्त मैनेज करें ना, बजाय इसके कि आपने बिजनेस जो ग्रेजुएट है उसको लाके लगा दिया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है, हमारे यहाँ जैसे मैम ने बताया कि रिसर्चर्स और वो जो जिनको पॉलिसी बनानी है वो परपेंडिकुलर चल रहे हैं बिल्कुल। उनके जो चहीते हैं वो कोई और हैं, जो काम कर रहे हैं जो उस डिपार्टमेंट में वो कोई और है। तो ऐसे ही पॉलिसी बनेंगी जैसे चल रहा है सुबह। बिल्कुल सर, इसके ऊपर डिटेल में बात करती हूँ पॉलिसी मेकिंग पर। ब्रेक की जाने चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे कोविड की और उसके साथ साथ जो है हम पब्लिक सेक्टर के लिए भी बात कर रहे थे, गवर्नमेंट लेवल पे भी बात कर रहे थे, हेल्थ पॉलिसीज़ में क्या इश्यूज आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो है हम लैब्स के ऊपर भी बात कर रहे थे, साइन एंड सिम्टम्स पे भी बात कर रहे थे, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम आज बात कर रहे थे। हम अली खुर्शीदी साहब से पूछ रहे थे कि पॉलिसी मेकिंग के लिए जो है वो क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम इसको सुधार सकते हैं। वैसे सर ये बहुत मुश्किल काम है, मतलब कोई एक शख्स तो इसमें नहीं इन्वॉल्व हो सकता, या फिर ये तो एक मतलब मेरे ख्याल से ये बहुत पुरानी बहस है जो अभी तक नहीं सॉल्व हुई है। कह सकते हैं आपके ये बड़ा इसी अंदाज से चल रहा है मुल्क। हल होना बहुत इजी काम है आपके पास, नहीं इतना इजी काम नहीं है जितना देखिए अगर इंटेंशन हो ना, बात वही है। हमारे यहाँ मैं फिर वही दोबारा बात करूंगा कि 70 सालों से चीजें जो है वो ठीक अंदाज से नहीं रही है ना। अगर कोई हायर एजुकेशन कमीशन का कयाम होता है मुशर्रफ दौर में, अब उन्होंने उसमें डॉक्टर अताउर रहमान साहब एट दैट टाइम वो जो है वो चेयरमैन लगते हैं, और उसके बाद जो बेहतरी होती है यूनिवर्सिटीज में वो दुनिया के सामने कि जो है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी ने भी ग्रो किया, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने भी ग्रो किया, और उसमें फिर हमारे ग्रेजुएट्स निकले, यंग ग्रेजुएट्स, फिर उन्होंने जाके स्कॉलरशिप लिए हायर एजुकेशन कमीशन, हायर एजुकेशन की, मास्टर्स किया, पीएचडी की, आज वो सर्व कर रहे हैं आपके कंट्री में ही सर्व कर रहे हैं। तो जो अच्छा काम होता है वो नज़र आता है। यहाँ पर अगर आपने कोई पॉलिसी अच्छी, अनफॉर्चुनेटली हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि मैं एग्जाम्पल नहीं दे सकता। पिछले 13 सालों से इस सूबे पे जो हुकूमत मुसल्लत है वो कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकी, वो 5 सड़कें तो बना नहीं सकती इस शहर में। तो खैर ये वाली बात, बट करना बहुत आसान है। जो रेलेवेंट जो मुताल्लिका लोग होते हैं जिस डिपार्टमेंट के, आप उनको लगाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि एक रोड बनाने के लिए मैंने किसी डॉक्टर को लगाया हुआ है। हमारे यहाँ ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। सिविल इंजीनियर बनाता है ना रोड। तो मेरा यही पॉइंट है कि चूंकि अपने दोस्तों को लगाना है, अपने रिश्तेदारों को लगाना है, अपने सियासी वर्करों को लगाना है। मैं अपने हल्के के हॉस्पिटल की बात करूंगा, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है कतर हॉस्पिटल, उसमें जो टेक्नीशियंस हैं वो टेक्नीशियन नहीं है, वो सियासी वर्कर हैं। वो खाक काम करेंगे, वो नहीं करते हैं काम, वो बैठे रहते हैं। पर सर मसला ये होता है ना कि यहाँ पर इश्यूज इतने सारे हैं कि जो एक ऑनेस्ट बंदा होगा ना उसके साथ इतने प्रॉब्लम्स आएंगे कि एंड में वो भी डिसऑनेस्ट होने पर ये मतलब सिस्टम खराब किया गया है बाय डिफॉल्ट, मतलब कहीं ना कहीं जाके वो कहता है कि यार मैं भी कुछ कर ही लूं, जब पूरी बहती गंगा में मैं भी जाके हाथ धो ही लूं, वरना मेरा नुकसान है, मेरा इस चीज में जो है ना बैकग्राउंड में प्रॉब्लम होगा। ये चीजें जो है ना ये सारी होती है टेम्परेरी, आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। पॉलिटिकल बैकिंग के साथ आपने टेक्नीशियंस रखे हुए जो कि टेक्निकली टेक्नीशियन नहीं है, तो वो उस प्रोसेस का पार्ट तो नहीं है जो उस हॉस्पिटल में हो रहा है। पहली बात, इसका मतलब हो गया वहां पे जो है एफिशिएंसी अस्पताल की खराब होना शुरू हो गई। ये सिलसिला 13 साल से हर जगह ऐसे ही मौजूद है इस सूबे में। मैं बिलखुसूस नॉट बिकॉज कि मैं ऑपोजिशन में हूँ, जो अच्छा काम करती है पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली नहीं किया तो मैं क्या करूँ, कोई किया होता तो हम उसको भी अप्रिशिएट करते। इससे पहले भी चीजें बेहतर, अब यहाँ पर आपको जब चीजें बेहतर करने की जरूरत है, मेडिकल साइड पे आपको काम करने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। हेल्थ डिपार्टमेंट कोई आसान डिपार्टमेंट नहीं है। आपका डायरेक्ट कनेक्शन आवाम से होता है, आपको सर्व करना होता है। जैसे बताया कि डॉक्टर्स पे मजालिम होते हैं, दीगर मामलात होते हैं,
वहां से शुरू हो जाए और फिर आप एक क्लिनिक तक आ जाएं जो किसी मोहल्ले इलाके में बनी हुई। सबके अलग अलग मसाइल हैं, उसको एड्रेस करने के लिए उन्हीं का रेलेवेंट बंदा जो कि उसमें उसने खाक छानी हुई हो, उनको उनकी एडवाइस लेना तो जरूरी है ना। आई एम नॉट सेइंग कि हर मतलब हेल्थ मिनिस्टर जो है वो डॉक्टर ही बने, नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, बिल्कुल। उसकी एडवाइजरी काउंसिल इतनी मजबूत हो कि उसको तमाम डिपार्टमेंट्स में उसके ही शुड हैव अ विजन कि मुझे जो है वो पब्लिक हेल्थ में किस अंदाज से काम करना है। यहाँ पे मैं हॉस्पिटल्स की बात कर लूँ तो उसमें किस अंदाज से बेहतरी लानी है, इसके लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होने की जरूरत है। हमारे यहाँ रिवायत ये कि हेल्थ मिनिस्टर अमूमन डॉक्टर को बना दिया जाता है, पर उसके पास पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, उसके पास डिग्री होनी चाहिए। कैनवास बड़ा वो ब्रॉड उस अंदाज से नहीं होता। सर एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगी, एक जो डॉक्टर होता है, जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है, उसका थोड़ा स्कोप यही होता है कि वो अपनी ही फील्ड में स्पेशलाइजेशन करता है। अगर उसने एमबीबीएस किया है तो वो या तो अगर फीमेल है तो गायनी की तरफ ज्यादा जाती हैं, या तो मेल है तो वो सर्जन बन जाता है। उसके बाद मेरे ख्याल से उनके पास इतना टाइम नहीं होता, या फिर इतना वो उनके अंदर वो कैपेसिटी मैं कहूंगी नहीं होती कि वो पॉलिसीज बनाने में शायद हेल्प आउट कर सके। जिस तरह मैंने ने एड्रेस किया था कि कोई सर्जन पॉलिसीज नहीं बना सकता, तो मेरे ख्याल से उन लोगों को आगे लाया जाए जिन लोगों को मतलब जिन्होंने पब्लिक हेल्थ में पढ़ा है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर पढ़ा है। एमबीए क्या है हेल्थ पॉलिसीज के अंदर, उनको तो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। उनसे सबसे पहले कहा जाता है कि आप पहले एमबीबीएस की डिग्री को शो करें तो हम आपको मतलब अपॉर्चुनिटीज देंगे, और यही बैकग्राउंड में चल रहा है और यही सब कुछ हो रहा है। देखिए, यहाँ पर ड्राइविंग सीट पे पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें हमारा हर जमात का जब भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होते हैं तो एक मैनिफेस्टो लेकर जाते हैं आम आवाम में, ऑल्दो कि वो बहुत सारी जमातों के लिए रद्दी का पेपर होता है और कुछ नहीं होता। बट उस मैनिफेस्टो में आपको जैसे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि जो जमातें खास तौर पे रखती हैं उस मैनिफेस्टो में, इसी तरह तमाम इस बरादरी को जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उनको अपनी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने के लिए हर सियासी जमात को इन लोगों को इनकरेज करना होगा, जो रिसर्चर्स हैं, जो मेडिकल साइड पे काम कर रहे होते हैं, जो टेक्निकली चीज़ें बेहतर अंदाज से देख रहे होते हैं, वो चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट करें अपने मैनिफेस्टो में, और फिर मैनिफेस्टो में एक चीज़ इनकॉर्पोरेट करवा दी जाए किसी भी जमात के कहीं भी, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में 4 से 5 साल, 8 साल, 10 साल, बट थिंग्स कैन गो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है जो शायद सियासी जमातें उस अंदाज से नहीं करती हैं। मतलब हमारे पास लीगल एड कमेटियां मौजूद हैं, दीगर मामलात हैं, खैर अब उसको उनकी जो से है उनको बढ़ाने की ज़रूरत है सियासी जमातों में। जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दीगर लोग हैं, टेक्निकली जो काम कर रहे होते हैं फील्ड में, उनकी जमात में से बढ़ाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी जमात ने हुकूमत में ही आना होता है और वो इन्हीं सारे डिपार्टमेंट्स को लेके चलना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। इस अंदाज से अगर हमारी जो डॉक्टर्स मतलब इन जनरल कहूँ तो डॉक्टर बरादरी है, उसको इस अंदाज से भी काम करने की जरूरत है कि उनको इनकॉर्पोरेट करना होगा इस सिस्टम में। क्लिनिकल साइड पर नहीं रहना चाहिए, उनको थोड़े अवेयरनेस सेशंस करने चाहिए, कुछ अपने आप को वॉलंटियरली भी वो के सर्व करना चाहिए, ताकि आम लोगों तक जो है आवाज है। अनवर साहब आपसे पूछूंगी मैं कि लैब्स के हवाले से हमने बात की, आपने कोविड के बारे में बताया, मुझे जरा ये बताएं कि आजकल जो है वो कितने लोग आ रहे हैं, बिकॉज आप थोड़ा पूरा एरियाज कवर कर रहे होते हैं जहाँ पर इस तरह के लोग भी रहते हैं, कच्ची आबादियाँ भी हैं, वहाँ पर भी मतलब लोगों को इतना शऊर है कि वो आके खुद से टेस्ट करवाएं या प्रिस्क्रिप्शन पर ही करवाते हैं? देखिए, लोगों को शऊर तो है, लेकिन ये कि जिस तरह आपने कच्ची आबादियों की बात की तो लोगों की अफोर्डेंस पे भी डिपेंड करता है कि लाजमी बात है, जो गरीब आदमी है वो तो नहीं टेस्ट करवाएगा ना, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन जो अफोर्डिंग लोग हैं वो खुद से करवा रहे हैं अगर उनको सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बात जो मैडम ने जिस तरह से की थी ना, साइन एंड सिम्टम्स की, मैडम ने बहुत अच्छी बात की कि एक अच्छा डॉक्टर साइन एंड सिम्टम्स पे जो है वो डायग्नोस करता है, लेकिन कोविड में कुछ केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हुए मैडम कि जिसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स ही नहीं थे और वो कोविड पॉजिटिव है। तो इस वजह से डायग्नोसिस की जो वो अहमियत अपनी जगह है कि वो टेस्ट कराना लाजमी है। तो अवेयरनेस तो अभी बहुत ज़्यादा जो बड़ी है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जो पेंडेमिक है तो इसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस तो इसकी कोरोना के हवाले से काफ़ी ज़्यादा है और लोग खुद से टेस्ट करवा रहे हैं, अपने खुद से टेस्ट करवा रहे हैं। अच्छा, तो अगर कोई एक शख्स एक बार नेगेटिव आता है तो दोबारा भी आता है करवाने? दोबारा करवा सकते, बिल्कुल दोबारा आता है, क्योंकि वो दोबारा पॉजिटिव हो सकता है। वही लोग क्योंकि अभी ये कि लोगों में जैसे किसी को कोई साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और वो टेस्ट करवाते हैं अपना और वो पॉजिटिव आते हैं तो वो फिर अपनी पूरी फैमिली का करवा रहे हैं। अब भले उनमें साइन एंड सिम्टम्स हो या ना हो,
तो वो अपनी फैमिली का करवा रहे हैं कि भाई और किसी को तो नहीं हो गया। अच्छा, मतलब लोगों के अंदर बिल्कुल, इतनी बिल्कुल, अवेयरनेस आ इसके चुकी है जरिए, कि वो अगर एक बार टेस्ट कराते हैं पूरी फैमिली को भी पूरी इन्वॉल्व फैमिली को करें, फिर पूरी अपना फैमिली करवाते को हैं। भी टेस्ट बिल्कुल, करवा रहे होते हैं। तो मुश्किलात कोई आती हैं, ये बताएं जरा समझाने में लोगों को, या मतलब उनको SOPs का ख्याल रखवाने के लिए। या आपका एक बार आपसे मेरी बात हुई थी, आपने बताया था कि बाहर गार्ड जब बोलता है कि आप मास्क पहन लो तो उसके ऊपर भी इशूज हाँ, वो लाजमी बात है। अभी क्योंकि हमारी कौम ऐसी है कि जज्बाती कौम है ना, बहुत ज्यादा। एक अच्छी बात भी आप उसे बताएंगे तो उसे लगता है कि पता नहीं मुझे कोई गलत बात कर दी। लेकिन ये कि इस हवाले से जो है वो मास्क के हवाले से अब जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है लोगों में और लोग खुद इसको कर रहे हैं। पहले शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें हुई थी, जब हमारा लास्ट आपके साथ हुई थी बात, तो उस वक्त लोग थोड़ा सा फील करते थे। लेकिन अब जो है वो लोग खुद से मास्क पहन रहे होते हैं या उन्हें मास्क प्रोवाइड किया जाए। मतलब कि अब हमारी मेहनत जो है वो थोड़ी थोड़ी रंग ला रही है। वो लाजमी बात है, मीडिया का आपका किरदार भी है अवेयरनेस के हवाले से। मेरे ख्याल से मैं फ्रॉम जनवरी फर्स्ट 2020 के जनवरी से लेकर अब ये एंडिंग ईयर, मैं तब से कोविड के प्रोग्राम्स कर रही हूँ डिफरेंट चैनल्स पे जा के यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो अब मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा हमें जो है वो इसका रिजल्ट मिलना शुरू है। अनवर साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है, क्या हमारी आवाम को बताना चाहेंगे आप? आवाम को देखें, कोरोना के हवाले से हम क्योंकि बात करें तो वो यही कहेंगे कि भाई एहतियात करें। सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो एहतियात है। आप बाहर निकल रहे हैं, आप मास्क पहन के निकलें, आप खुद से लोगों से जो फासला मेंटेन रखें, क्योंकि आपको नहीं पता आप जहां जा रहे हैं वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनमें कौन पॉजिटिव है। कोई भी हो सकता है पॉजिटिव। तो आप अगर लेके जाएंगे अपने साथ वायरस, कैरी करेंगे, आप अपने घर वाले घर में जाएंगे तो लाजमी बात है घर में आपके जो है वो बिल्कुल, बहुत वालिदैन हैं। मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम देखें, बहुत कुछ सीखे भी हैं आपसे, और मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लीडर्स भी जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी शायद समझ आया होगा कि अब जो है वो चेंजिंग लानी चाहिए। नहीं, थैंक यू। मेरा ख्याल है जो मेरा आखिरी मैसेज है मैं आपको मास्क के साथ ही देती हूँ। उसमें ये है कि ज़रूरी है कि मास्क पहने, और प्लीज़, और ये फिल्टर वाला मास्क है, कपड़े का नहीं है, स्पेशल मास्क है, और अंदर N95 है, कि मास्क नाक के ऊपर पहने। लोग क्या करते हैं, मास्क पहने यहाँ पे पहना हुआ होता है। आप मास्क पहनिए, यहाँ पे उसको प्रेस कीजिए, यहाँ तार होता है, ताकि आप अपने आप को भी महफूज रखें। और जैसे इन्होंने बात की, बहुत ज़रूरी है, इस वक्त मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको साइन सिम्टम्स नहीं हो रहे, मगर वो कोविड पॉजिटिव हैं, वो आपके साथ भी बैठे हो सकते हैं। अपने आप को महफूज रखें, अपने घर वालों को महफूज रखें। थैंक यू सो मच मैम, आप प्रोग्राम में तशरीफ आए। जी, आप क्या जवाब? मेरा मैसेज यही होगा, जो इन जनरल आजकल जो सिचुएशन डेवलप हुई हुई है कोविड को लेकर, कि एहतियात करें, और एहतियात ही जो है वो सबसे बेहतरीन अभी हमारे पास टूल है। और लो कि वो उसकी वैक्सीन और दीगर मामलात, ये तो एक अलग टॉपिक है, एक डिफरेंट है चीज़ है। बट अगर आप एहतियात कर लेंगे तो आप अपने आप को भी महफूज कर लेंगे और अपने घर वालों को भी महफूज कर लेंगे। तो एहतियात ही करें माशरे में, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा SOPs को फॉलो करें, ताकि जो हमारे पास नंबर्स आना दोबारा शुरू हो गए वो दोबारा कम हो, और अल्लाह करे कि हम इस जो पेंडेमिक है उससे हम निकल सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच मैम, आप प्रोग्राम में तशरीफ। अनिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।